एक नौजवान कोई श्रीमान अंकित करके हैं, उन्होंने मुझे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि का स्मरण करवाया है। गत सप्ताह अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर देश और दुनिया ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन जब भी अब्दुल कलाम जी का नाम आता है तो साइंस, टेक्नोलॉजी, मिसाइल, एक भावी भारत के सामर्थ्य का चित्र हमारी आंखों के सामने अंकित हो जाता है। और इसलिए अंकित ने भी लिखा है कि आपकी सरकार अब्दुल कलाम जी के सपनों को साकार करने के लिए क्या कर रही है। आपकी बात सही है, आने वाला युग टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा चंचल है। आए दिन टेक्नोलॉजी बदलती है, आए दिन नया रूप धारण करती है, आए दिन नया प्रभाव पैदा करती है, वो बदलती रहती है। आप टेक्नोलॉजी को पकड़ नहीं सकते, आप पकड़ने जाओगे तब तक तो कहीं दूर नए रूप रंग के साथ सज जाती है। और उसको अगर हमने कदम मिलाने हैं और उससे आगे निकलना है तो हमारे लिए भी रिसर्च और इनोवेशन ये टेक्नोलॉजी के प्राण है। अगर रिसर्च और इनोवेशन नहीं होंगे तो जैसे ठहरा हुआ पानी गंदगी फैलाता है, टेक्नोलॉजी भी बोझ बन जाती है। और अगर हम रिसर्च और इनोवेशन के बिना पुरानी टेक्नोलॉजी के भरोसे जीते रहेंगे तो हम दुनिया में बदलते हुए युग में काल बाह्य हो जाएंगे। और इसलिए नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। और इसलिए तो मैं कहता हूं, लेट अस एम टू इनोवेट। और जब मैं लेट अस एम टू इनोवेट कहता हूं तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले और उससे नए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने वाली हैं। हमने नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स अगर तैयार करने हैं तो हमारे बालकों को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए भारत सरकार ने एक अटल टिंकरिंग लैब्स का इनिशिएटिव लिया है। जहां जहां भी स्कूलों में ऐसी टिंकरिंग लैब एस्टैब्लिश होगी, उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और 5 वर्ष दौरान रखरखाव के लिए भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसी प्रकार से इनोवेशन के साथ सीधा सीधा संबंध आता है इंक्यूबेशन सेंटर का। हमारे पास सशक्त और समृद्ध अगर इंक्यूबेशन सेंटर है तो इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, प्रयोग करने के लिए, उसको एक स्थिति पर लाने तक के लिए एक व्यवस्था मिलती है। नए इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण भी आवश्यक है और पुराने इंक्यूबेशन सेंटर को ताकत देने की भी आवश्यकता है। और जो मैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर की बात करता हूं, उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए जैसी बहुत बड़ी रकम देने की दिशा में सरकार ने सोचा है। उसी प्रकार से भारत अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें समस्या नजर आती है। अब हमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। हमने एक अटल ग्रैंड चैलेंजेस देश की युवा पीढ़ी को आह्वान किया है कि आपको समस्या नजर आती है, समाधान के लिए टेक्नोलॉजी के रास्ते खोजिए, रिसर्च कीजिए, इनोवेशन कीजिए और ले आइए। भारत सरकार हमारी समस्याओं के समाधान के लिए खोजी गई टेक्नोलॉजी को विशेष पुरस्कार देकर के बढ़ावा देना चाहती है। और मुझे खुशी है कि इन बातों में लोगों की रुचि है। ये जब हमने टिंकरिंग लैब की बात कही, करीब 13,000 से अधिक स्कूलों ने आवेदन किया। और जब हमने इंक्यूबेशन सेंटर की बात की, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक 4,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस इंक्यूबेशन सेंटर के लिए आगे आई। मुझे विश्वास है कि अब्दुल कलाम जी को सच्ची श्रद्धांजलि, रिसर्च, इनोवेशन, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं के समाधान के लिए टेक्नोलॉजी, हमारी कठिनाइयों से मुक्ति के लिए सरलीकरण, उस पर हमारी नई पीढ़ी जितना काम करेगी, उनका योगदान 21वीं सदी के आधुनिक भारत के लिए अहम होगा। और वही अब्दुल कलाम जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे प्यारे देशवासियों,
कुछ समय पहले हम लोग अकाल की चिंता कर रहे थे और इन दिनों वर्षा का आनंद भी आ रहा है तो बाढ़ की खबरें भी आ रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के भरपूर प्रयास कर रही हैं। वर्षा के कारण कुछ कठिनाइयां होने के बावजूद भी हर मानवीय मन पुलकित हो जाता है, क्योंकि हमारी पूरी आर्थिक गतिविधि के केंद्र बिंदु में वर्षा होती है, खेती होती है। कभी कभी ऐसी बीमारी आ जाती है कि हमें जीवन भर पछतावा रहता है। लेकिन अगर हम जागरूक रहें, सतर्क रहें, प्रयत्नरत रहें तो इससे बचने के रास्ते भी बड़े आसान है। डेंगू ही ले लीजिए, डेंगू से बचा जा सकता है। थोड़ा स्वच्छता पे ध्यान रहे, थोड़े सतर्क रहें और सुरक्षित रहने का प्रयास करें। बच्चों पर विशेष ध्यान दें। और ये जो सोच है ना, गरीब बस्ती में ही ऐसी बीमारी आती है, डेंगू का केस ऐसा नहीं है। डेंगू सुखी समृद्ध इलाके में सबसे पहले आता है और इसलिए इसे हम समझें। आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते ही होंगे, लेकिन कभी कभी हम उस पर जागरूक एक्शन के संबंध में थोड़े उदासीन रहते हैं। सरकार, अस्पतालें, डॉक्टर वो तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन हम भी अपने घर में, अपने इलाके में, अपने परिवार में डेंगू न प्रवेश करें और पानी के कारण होने वाली कोई बीमारी न आए, इसके लिए सतर्क रहें। यही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। एक और मुसीबत की ओर मैं प्यारे देशवासियों आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिंदगी इतनी आपाधापी वाली बन गई है, इतनी दौड़ धूप वाली बन गई है कि कभी कभी हमें अपने लिए सोचने का समय नहीं होता है। बीमार हो गए तो मन करता है जल्दी से ठीक हो जाऊं और इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक लेकर के डाल देते हैं शरीर में। तत्काल तो बीमारी से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये रास्ते चलते फिरते एंटीबायोटिक लेने की आदतें बहुत गंभीर संकट पैदा कर सकती हैं। हो सकता है आपको तो कुछ पल के लिए राहत मिल जाए, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बिना हम एंटीबायोटिक लेना बंद करें। डॉक्टर जब तक लिख करके नहीं देते हैं हम उससे बचें। हम ये शॉर्टकट के माध्यम से न चलें, क्योंकि इससे एक नई कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। क्योंकि अनाप शनाप एंटीबायोटिक उपयोग करने के कारण पेशेंट को तो तत्कालीन लाभ हो जाता है, लेकिन इसके जो जीवाणु हैं वे इन दवाइयों के आदी बन जाते हैं और फिर दवाइयां इन जीवाणुओं के लिए बेकार साबित हो जाती हैं। और फिर इस लड़ाई को लड़ना, नई दवाइयां बनाना, वैज्ञानिक शोध करना, सालों बीत जाते हैं और तब तक ये बीमारियां नई मुसीबतें पैदा कर देती हैं। और इसलिए इस पर जागरूक रहने की जरूरत है। एक और मुसीबत आई है कि डॉक्टर ने कहा होगा भाई ये एंटीबायोटिक लीजिए और उसने कहा कि 15 गोली लेनी है, 5 दिन है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि डॉक्टर ने जितने दिन लेने के लिए कहा है कोर्स पूरा कीजिए। आधा अधूरा छोड़ दिया तो भी वो जीवाणु के फायदे में जाएगा, आवश्यकता से अधिक ले लिया तो भी जीवाणु के फायदे में जाएगा। और इसलिए जितने दिन का, जितनी गोली का कोर्स तय हुआ हो उसको पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। तबीयत ठीक हो गई इसलिए अब जरूरत नहीं है, ये अगर हमने किया तो वो जीवाणु के फायदे में चला जाता है और जीवाणु ताकतवर बन जाता है। जो जीवाणु टीबी और मलेरिया फैलाते हैं वो तेज गति से अपने अंदर ऐसे बदलाव ला रहे हैं कि दवाइयों का कोई असर ही नहीं होता है। मेडिकल भाषा में इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसलिए एंटीबायोटिक का कैसे उपयोग हो, इसके नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है। सरकार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और आपने देखा होगा इन दिनों एंटीबायोटिक की जो दवाइयां बिकती हैं उसका जो पत्ता रहता है उसके ऊपर एक लाल लकीर से आपको सचेत किया जाता है। आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए।